हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ूप परिवार में। तो साथियों, आज की इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए दूसरे मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे और इस दूसरे मॉडल पेपर से कई सारे क्वेश्चन आपके रियल शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो इस पेपर में हम लोग 62 सवालों को डिस्कस करेंगे और डेली की तरह इस क्लास में भी आप सभी का टारगेट रहेगा कि इन 62 सवाल में से कम 55 सवाल तो आप सही करें खुद से, और एक भी सवाल पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न बदल चुका है और सवालों का लेवल ही बदल चुका है। तो जिस लेवल के सवाल आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं 100% उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और जो सबसे शानदार क्वेश्चन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस के रियल शिफ्ट के लिए, तो उन्हीं क्वेश्चनों को इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यूपी पुलिस 2026 एग्जाम आपका होने वाला है 8 जून को 2 शिफ्ट में, 9 जून को 2 शिफ्ट में और 10 जून को 2 शिफ्ट में, यानी 6 शिफ्टों में आपका पूरा पेपर होने वाले हैं। एक तरह का यह ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपके लिए होने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूपी पुलिस 2026 का एग्जाम केवल 2 घंटे का होगा, यानी कि 120 मिनट में आप सभी को 38 सवाल जीके मिलने वाले हैं, 37 सवाल हिंदी के मिलने वाले हैं, 20 सवाल गणित के मिलने वाले हैं और सबसे ज़्यादा रीजनिंग के 55 सवाल मिलेंगे। 150 प्रश्नों का पूरा पेपर होगा। एक प्रश्न आप सही करेंगे 2 नंबर, 300 नंबर का पूरा पेपर रहेगा। टारगेट हमने आपको बताया है कम से कम 38 सवाल में से आप सभी का 34 सवाल सही होना चाहिए। जीके में 37 सवाल जो हिंदी रहेगा 35 सवाल सही होना चाहिए। 20 सवाल में केवल आपको 15 सवाल सही करना है और 55 सवाल जो रीजनिंग पूछे जाएंगे इसमें 50 सवाल, यानी ये 50 15 65 65 100 134। यदि मान के चलिए कि आप अपने पेपर में एक शिफ्ट में 134 सवाल सही कर लेंगे, आप किसी भी कैटेगरी में क्या आप 268 नंबर ला देंगे तो आप कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो भाई आपको इस बार कट ऑफ क्लियर करना है तो टारगेट बड़ा रखिए कि कितने ही टाइप के यानी कितने ही हार्ड लेवल के सवाल आ जाए पेपर में हम उसे सॉल्व कर ले जाएं, क्योंकि तैयारी भी तो हमारी उसी प्रकार होगी। जितना बड़ा टारगेट रहेगा उतनी बेहतरीन उतनी शानदार तैयारी भी तो हमारी होने वाली है। तो साथियों, जैसे जैसे सवाल आपके पेपर में आएंगे सेम टू सेम वैसा ही सवाल इस पेपर में होने जा रहे हैं। तो हर एक सवाल का उत्तर तैयार करिए कि आपकी अपने शिफ्ट में दिक्कत ना आए किसी प्रकार का। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आएंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यदि आप सभी को भारत में पंचायत चुनाव लड़ना है तो आपका मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो आप सभी को मालूम होगा आपका मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, दिल्ली लाहौर बस सेवा पहली बार कब शुरू की गई थी? दिल्ली लाहौर बस सेवा पहली बार कब शुरू की गई थी? तो साथियों याद रखिए 1999 में शुरू की गई थी। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो वो सीमा शुल्क है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, लास्ट में आप सभी से आपका स्कोर पूछेंगे, स्कोर जरूर करिएगा। 1927 में गठित साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? 1927 में जब गठित हुआ था साइमन कमीशन, तो इसमें कितने भारतीय सदस्य थे? तो पूरे 0 सदस्य थे, यानी 0 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में श्रावण झूला मेला मनाया जाता है? तो साथियों उत्तर प्रदेश के किस शहर में श्रावण झूला मेला मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा भाई, अयोध्या शहर में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरयू नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे स्थिर पठार है? तो साथियों भारत का सबसे स्थिर पठार कौन सा है? तो वो दक्कन का पठार है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, और आगे बढ़ने से पहले भाई हमने आपको टारगेट दिया था 16 मई से पहले ये पूरे 1500 के नए 10 टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आप सभी को हल करना था। भाई अभी भी आपके पास टाइम है 20 दिन का, पहले ये 1500 नए क्वेश्चन तैयार करिए भाई, क्योंकि जिस तरह से आपके पेपर में 38 सवाल जीके आएगा, 37 सवाल हिंदी आएगा, 55 सवाल रीजनिंग आएंगे और 20 सवाल गणित आएंगे। लेकिन साथियों इसमें हमने मैथ का सवाल अधिक बढ़ाया है, रीजनिंग का 37 सवाल रखा है, 38 सवाल मैथ का किया है कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। यदि आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहने वाले हैं।
लेकिन आपको अपने से सॉल्व करना है भाई। जब से एक सेट का आपका पूरे 150 क्वेश्चन तैयार नहीं हो जाएंगे, दूसरा सेट आप ओपन नहीं करेंगे। इसके अलावा साथ ही रामबाण सिलेक्शन वाले सवाल, जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जिनको भी चाहिए पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, और मात्र 50 रुपीज़ पे करके, मात्र 50 रुपीज़ पे करके ये सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगा लीजिए तुरंत अभी। और ये सबको करना अनिवार्य भाई, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात यानी महिला प्रति 1000 पुरुषों सबसे अधिक है? बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात सबसे अधिक पर है? तो वो पुडुचेरी में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचाने। तो साथियों मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचाना है तो वो कौन सा अंग है भाई? तो ब्रिक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। गॉडगिल सूत्र यानी जो गॉडगिल फॉर्मूला, इसका संबंध किससे है? बताइए। गॉडगिल फार्मूला का संबंध किससे है? तो राज्यों के बीच केंद्रीय सहायता के वितरण से है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना था? तो ध्यान रखिएगा 8.6% था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले यदि साथी आप चैनल पर नए हैं तो पहले तो क्लास को लाइक कर दिए भाई, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि साथियों क्लास अपलोड होगी आपके पूरे एग्जाम तक। तो क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचे, आपका दिन का एक भी क्लास मिस ना हो, और क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो वो मिस ना हो। क्योंकि भाई आपकी तैयारी के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो सारे क्वेश्चन हम क्लास में प्रोवाइड करें। तो इसलिए साथी आप सब्सक्राइब करने के बाद ना नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेंगे कि सारे क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें एग्जाम से पहले। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो साथियों अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव क्या कहलाता है? बताइए। मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्ता का पालन और रख रखाव क्या कहलाता? तो आप सभी को मालूम होगा ना, एपीकल्चर कहलाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो साथियों खरीफ की फसल कौन सी है? जैसे कि जून जुलाई में बोई जाती है ना खरीफ की फसल, जून जुलाई में बोई जाती है, अब बोई जाती है, और डायरेक्ट जैसे साथी जून के महीने से लेकर जुलाई के बीच में बोई जाती है, और सितंबर और अक्टूबर में काट ली जाती है। जैसे आपका खरीफ की फसल में जैसे आपका धान आता है भाई, मक्का आता है मेरे दोस्त, और ज्वार आता है, और आपका मूंग आता है, गन्ना आता है, मूंगफली आता है, कपास आते हैं। ये सभी खरीफ की फसलें होते हैं, जो कि साथ ही मूंगफली देखिए आपका दे रखा, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट 60 नंबर को देखिए। 2026 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बताइए। 2026 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो यूएसए, मैक्सिको और कनाडा, ये 3 देश करेंगे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? तो साथियों संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? तो आर.के. श्री राम कुमार को। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट में स्कोर भी आप सभी से पूछा जाएगा, तो भाई जरूर बताइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो साथियों किस त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो हम्पी महोत्सव को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी? संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? तो दोस्त मेरे 9 दिसंबर 1946 को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। 1815 में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो साथियों 1815 में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ध्यान रखिए कॉलिन मैकेंजी को नियुक्त किया गया था, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। वस्तु और सेवा कर परिषद गठन किस वर्ष में किया गया था?
कितनी बार ये सवाल आ रहा है आपके पेपर में। लेकिन भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था 101वें संशोधन अधिनियम के तहत। लेकिन साथ ही ये सवाल पूछा कि जो वस्तु माल है और सेवा कर है परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया था। गठन की बात करें तो 2016 में किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 22 को, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय है। तो साथियों भारत में एक संवैधानिक निकाय कौन सा है, तो वो निर्वाचन आयोग है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को, जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर प्रथम संसदीय मंच कब गठित किया गया था। जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर प्रथम संसदीय मंच कब गठित किया गया था, तो 2005 में गठित किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को, भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो जापान के संविधान से ली गई है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 को, भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी। तो साथियों भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष में की गई थी, तो 1881 में की गई थी। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को, विधायकों की संख्या की दृष्टि से भारत की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है। तो साथियों विधायकों की संख्या की दृष्टि से भारत की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है, तो वो पुदुचेरी है भाई, याद रखिएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था। साथियों राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो 2007 में स्थापित किया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को, संघाई सहयोग संगठन की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। संघाई सहयोग संगठन की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो बीजिंग में की गई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है। तो साथियों मानव पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है, तो भाई छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को, भारतीय जनगणना में किसी व्यक्ति को साक्षर माने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। साथियों भारतीय जनगणना में किसी व्यक्ति को साक्षर माने जाने के लिए उसका मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, तो सर जी 7 वर्ष। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 को, 19वीं सदी के प्रसिद्ध तनजोर चौकड़ी ने किस नृत्य शैली को पहचान दी। 19वीं सदी की प्रसिद्ध तनजोर चौकड़ी ने किस नृत्य शैली को पहचान दिया था, तो दोस्त मेरे भरतनाट्यम को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे साथियों मोहिनीअट्टम केरल का है, कथकली भी केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश का है। ये भी छोटी छोटी क्वेश्चन का आंसर याद करते चलिएगा आप लोग। महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है। साथियों महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है, तो यह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो बिहार राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, पैठणी महाराष्ट्र की ये क्या है, एक शैली है, किसकी एक शैली है, पैठणी महाराष्ट्र की। तो ध्यान रखिएगा ये कपड़ा बुनाई की एक शैली है जो पैठणी है महाराष्ट्र की। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। तो साथियों महापरिनिर्वाण मंदिर ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये कुशीनगर में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्मारक लखनऊ में नहीं है। तो साथियों कौन सा ऐतिहासिक स्मारक लखनऊ में स्थित नहीं है। जैसे देखिए रूमी दरवाज़ा लखनऊ में है, छोटा इमाम बाड़ा भी लखनऊ में, जामा मस्जिद लखनऊ में, लेकिन खुसरो बाग याद है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है, इलाहाबाद। ठीक है मेरे दोस्त, इसे आप याद रखिए। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। लखनऊ में स्थित नहीं है, खुसरो बाग प्रयागराज में है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द पहचानिए। ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या होगा, हिंदी का सवाल है क्या भाई। ब्रह्मा का पर्यायवाची, तो ब्रह्मा का पर्यायवाची लोकेश है। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो भाई जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। ठीक है, क्लास को जरूर लाइक करिएगा। हम इसलिए भाई बार बार बोल देते हैं कि आप लोग नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो आपका एक भी दिन का क्लास मिस नहीं होगा, क्योंकि क्लास देख लेते हैं आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करते हैं भाई, इसलिए हमें कहना पड़ता है। रमेश घर आया, इस वाक्य का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा। साथियों रमेश घर आया तो संदिग्ध भूतकाल में, संदिग्ध मतलब कि जैसे कि कोई
होगा, आया होगा ऐसा लगा होना है, यानी रमेश घर आ गया होगा ऐसा लग रहा है, तो संदिग्ध भूतकाल है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 38 नंबर को। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, तो किस सर्वनाम का एक उदाहरण है? तो साथियों याद रखिए उत्तम पुरुष का ये उदाहरण है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। निम्नलिखित में से क्रीपड़ का विलोम शब्द क्या है? क्रीपड़ का विलोम शब्द, क्रीपड़ का होता दाता। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो साथियों किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो विशेषण कहलाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 74 नंबर के हिंदी के सवाल आ रहे हैं भाई, 76 नंबर के जी के आ रहे हैं। यदि आपका यही 2 सब्जेक्ट अच्छा हो जाता तो आप 150 भाई नंबर में से कितना नंबर ला सकते हैं, ये पे तो आप पे डिपेंड करेगा भाई। रीजनिंग में तो जानते हैं कि आप 55 में से 50 सवाल तो कर ही सकते हैं। 4 से 5 सवाल गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, उसमें से कुछ सवाल सही हो सकता है तुक्के में, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट से कम 4 सवाल आपके पेपर में आएंगे रीजनिंग में। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए। तो साथियों जैसे यह पत्थर तेजी से डूबता है, इसमें है भाई वह धीरे धीरे चलता है, इसमें चावल मत खाओ, तो कोई प्रयोग नहीं हुआ है इसमें भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को। जहां जाया न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जहां जाया न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो अगम्य होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को। निम्न में से कौन सा संबंध बोधक शब्द है? तो साथियों संबंध बोधक शब्द कौन सा है? तो तरफ है एक। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों जो अवतरण चिन्ह होता है और किस नाम से जाना जाता है इसको? तो याद रखिए उद्धरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। और डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो साथियों किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए दर्शन शब्द का सदैव बहुवचन प्रयोग होता है। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो कौन सा होगा भाई? तो यथाशक्ति। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो साथियों किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? यानी मैं सोता हूँ, इसी वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को। हरी भिखारी को रुपया देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है? कर्म कारक है। अपदान कारक विभक्ति चेंज करिएगा भाई, चेक करिएगा। को है इसमें, संप्रदान कारक है, अधिकरण कारक है। आप सभी को 8 विभक्ति याद होना चाहिए। तो बताइए साथियों, हरी भिखारी को किसका होता है सही? संप्रदान को, यानी संप्रदान कारक है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को। यथाशीघ्र में कौन सा समास है? यथाशीघ्र में कौन सा समास है? तो यथाशीघ्र की बात करें तो अव्ययीभाव समास है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 50 नंबर को। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? साथियों श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? तो एक कर्म वाच्य में है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। मोहन शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो साथियों मोहन शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल देखिए 52 नंबर को। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो साथियों अशुद्ध वाक्य कौन सा है? सुमिता छुट्टी पर है, क्या सही है? बताइए ध्यान से। अशुद्ध वाक्य ठीक है। अंजना ने नई साड़ी खरीदी, ठीक है। कोयल पेड़ में बैठी गई, कोई कोयल पेड़ पर बैठी है, तो यही क्या है भाई? अशुद्ध वाक्य। सी ऑप्शन राइट आंसर लग रहे हैं। वसुंधरा बहुत सुरीला गाती, ये ठीक है, यानी सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 को हल करिए। शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? साथियों शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? तो निर्वेद है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए 54 नंबर को। गाय में कौन संज्ञा है? तो साथियों गाय में कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 को हल करिए। यदि रेलगाड़ी को बस को ट्रैक्टर को कार तथा कार को मोटरसाइकिल कहते हैं, तो खेत को जोतने के लिए किसका प्रयोग होता है?
बताइए। ये सवाल भाई रीजनिंग का है। तो साथियों सवाल अंतिम में क्या बोला है, बस ये पढ़िए। तो खेत को जोतने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो साथियों खेत को जोतने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं? सर जी हम तो ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं, है ना। ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं ना खेत को जोतने के लिए। लेकिन सवाल में ट्रैक्टर को बोला क्या गया है, वो आपका आंसर होगा। जैसे देखिए रेलगाड़ी को बस कहा जा रहा है, बस को ट्रैक्टर कहा जा रहा है और ट्रैक्टर को कार कहा जा रहा है। तो भाई खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सवाल में ट्रैक्टर को कार बोलते हैं। तो भाई खेत को जोतने के लिए किसका प्रयोग हुआ? सवाल के अकॉर्डिंग कार का प्रयोग होगा। ठीक है, सवाल के अकॉर्डिंग आप सभी को उत्तर करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सवाल को पढ़ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, जैसे कल हमने एक सवाल कराया था, जैसे कि दिया था ना हरा को नीला कहा जा रहा है, पीला को लाल कहा जा रहा है। तो सवाल पूछा था ना घास का रंग कैसा होगा, तो हमने आपको बताया घास का रंग हरा होता है। तो हरा क्या कहा गया? नीला। तो आपका आंसर क्या होगा? नीला होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए 56 को। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। 98, 81, 64, 47, 30, प्रश्नवाचक चिन्ह। बताइए। नंबरों का श्रृंखला घट रहा है भाई, बताएंगे आप लोग। हल करिए। जैसे 98, 81, 64, 47, 30। बताइए क्या आएगा? 98 से 81 यानी साथ ही इसमें डायरेक्ट तो -17 हुआ है। फिर देखिए 81 से 64 इसमें भी -17 हो गया भाई। 64 से 47 इसमें ही -17 हो गया। 47 से 30 इसमें ही -17, यानी लॉजिक इसमें -17 का चल रहा है। यानी कि 30 में हमें -17 करना होगा। 30 में -17 करेंगे 13 आ जाएगा। यानी इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के यहाँ पे 13 आएगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 57 को। निम्नलिखित क्रम में आगे क्या आएगा? BCEG क्वेश्चन मार्क। BCEG क्या आएगा? बताइए बताइए। हर एक अक्षर का कोड करिए। जैसे दोस्त मेरे B 2 हो गया, C 3 हो जाएगा, E 5 हो जाएगा, G 7 हो जाएगा। ये तो भाई 2 3 5 7 विषम के अभाज्य है। जैसे विषम रहता है यहाँ पे 9 होता, 9 पे I आता, लेकिन I तो ऑप्शन में दिया नहीं, यानी कि ये भाई अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटती है, यानी प्राइम नंबर। यानी अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती है, एक सम संख्या भी होती है 2। 2 3 5 7, 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 11। 11 पे कौन सा होता है? की आता है। इस सवाल का की आंसर आएगा भाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 57 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर बनेंगे। क्लियर? यहाँ तक आप सभी किसी प्रकार डाउट? चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 58 को। देखिए यदि संख्या 2 5 6 7 3 4 9 के अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए। आरोही क्रम जानते हैं ना, छोटा से बड़ा, तो कितने अंकों की स्थिति समान रहेगी भाई साहब? जैसे देखिए 2 5 6 7, 2 5 6 7 3 4 9। तो साथियों इसको ना क्या करना है कि बाएं से दाएं आरोही क्रम यानी छोटा से बड़ा लिखना है। तो सबसे छोटा देखिए 2 है, तो पहले 2 आ जाएगा, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6, फिर 7 है, 9 है। यानी देखिए 2 तो अपने सेम पोजीशन पे आ गए, 5 से 3 बदल गया, 6 से 4 बदल गया, 7 से 5 बदल गया, 3 से 6 बदल गया, 4 से 7 बदल गया, 9 भी सेम पोजीशन पे। यानी 2 एक संख्या है, एक 9 एक संख्या है, जो कि अपने अंकों की स्थिति समान कर रही हैं। तो 2 ऐसी संख्या, तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। क्लियर? ओके दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या बनेगा? यदि 6 अप्रैल 2023 को गुरुवार था तो 6 अप्रैल 2024 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ये साथी ना मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन दमदार सवाल है। एक तरीका आपको बताएंगे आज हल करने का। ये सवाल जब आ गया कि यदि 6 अप्रैल 2023 को गुरुवार था तो 6 अप्रैल 2024 को सप्ताह कौन सा दिन था? सबसे पहले लिखिए, देखिए 6 अप्रैल 2023 को गुरुवार, यानी हम थर्सडे लिख रहे हैं ना, थर्सडे था। तो आप सभी से कहा पूछा 6 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन होगा, यही सवाल पूछा। तो देखिए जो कॉमन है उसको काट दिए। जैसे 6 देखिए उसको काट दिए, अप्रैल है अप्रैल को काट दिए। आप देखिए साथी 2023 2024 है, यानी ये +1 हुआ है। 2023 से भाई आप 2024 जाएंगे तो +1 हो जाएगा, लेकिन 2024 तो एक लीप ईयर होती है ना, तो इसमें भी +1 करना होगा। तो बस आप सीधा सीधा क्या करिए, जो थर्सडे है ना इसी को जोड़ दीजिए, 2 जोड़िए। देखिए एक तो 2023 से आप 2024 आए, +1 हुआ, लेकिन 2024 एक लीप ईयर हमेशा याद रखिए। मान के चलिए कि यहीं पर आपका देता कि मान लीजिए 2023 से, मानिए 2023 दिया है, 2021 से 2024 आता है, यानी कि
यहाँ पे हम देखते हैं कि 2021 से 2024 का पूछा है, तो देखिए 21 से 24 जाएंगे यानी 3, और फिर 3 के बाद लीप ईयर वाला भी आपको एक जोड़ना पड़ेगा, तभी तो हम जोड़ें इसमें, तभी तो हम इसमें जोड़े हैं भाई 2023 2024, क्योंकि 24 लीप ईयर होता है, तो 1 1 2 हो जाएगा। 2 आपको जोड़ना पड़ेगा जो थर्सडे दिया है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे आंसर होगा यानी शनिवार होगा इस सवाल का राइट आंसर। हमेशा याद रहे जब इस तरह का सवाल आए तो भाई, जैसे अप्रैल से कुछ और महीना आता आपको जैसे कि एग्जाम्पल एक और हम आपको समझा रहे हैं, जैसे कि 6 अप्रैल है, यहाँ पे माने कि 6 अप्रैल है, 6 अप्रैल 2023 को गुरुवार दे रखा है ना, गुरुवार दे रखा है, और आप सभी से पूछ दिया कि आप बताइए कि 9 अप्रैल को बताइए, तो देखिए कोई ना कोई कॉमन आपको जरूर देगा। तो देखिए 6 से 9 इसमें +3 गए आप, अप्रैल से अप्रैल काट देंगे भाई। अब ये 2024 है, तो 23 से 24 +1 ये हो गया, फिर एक लीप ईयर है 9 + 1 + 1 यानी कितना 11। अब 11 ये ना आपको गुरुवार में जोड़ना होगा, ठीक है, तब जाकर आपका आंसर होता है। तो इसमें क्या आया था, शनिवार आ रहा था, ठीक है। तो ऐसा आप सवालों को हल करेंगे, तो इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 को, यदि डीप को 30, सी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है तो रिवर को किस रूप में कोडित किया जाएगा बताइए। तो दोस्त मेरे डीप को 30 लिख रहा है ना, DEEP, डीप को 30 लिख रहा है, कैसे, हर एक अक्षर का कोड करिए, D4 E5 P16, 16 5 21, 21 5 26 4 30, यानी साथ ही सबको जोड़ दिया है, केवल सबको जोड़ दिया है। दूसरा क्या दिया, सी दिया है, यस EA, सी को कितना लिखा है 25, यस होता 19, ई होता 5, ए होता 1, यानी 19 5 24 1 25। रिवर का पूछा है तो हर एक अक्षर का कोड करिए, उसको जोड़ दीजिए, RIVER, जैसे R होता 18, आई होता 9, भी होता 22, ई होता 5, आर होता 18। देखिए 18 18 22, 22 22 44, 44 5 49, 49 9 आपका 58 होता है, यानी रिवर का कोड कितना हो जाएगा, कितना दोस्त 58। आंसर नहीं दिया 58 भाई, एक सेकेंड, रिवर में कहीं मिस्टेक तो जोड़ने पर नहीं हो रहा है भाई, जैसे R का 18, आई का 9, भी का 22, ई का 5, आर का 18, ठीक है। 18 18 देखिए 36, एक सेकेंड भाई, 18 18 36 था भाई ने, 18 18 36, 36 22 58, 58 5 63, 63 9 72 भाई, 72 होगा। अब देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, वही तो करें, गलती हो रहा था कहीं जोड़ने पर, तो इस सवाल का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो साथियों रिवर का तो आपने बता दिया, आप बताइए कि हमें साथी क्या हो जाएगा, पॉन्ड का कितना होगा कोड बताइए, पॉन्ड का बताइए कोड करके, हर एक अक्षर का कोड करके इसको जोड़ के बताइए। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या बनेगा। किसी कोड भाषा में 319 का अर्थ है आइस इज कोल्ड, 431 का अर्थ है विंटर इज कोल्ड, तो 249 का अर्थ है आइस इन विंटर, तो इन के लिए कोड क्या ज्ञात करिए बताइए। तो साथियों इस बार केवल इन का कोड पूछा है ना, तो इन देखिए कहाँ पर है, पहले देखिए किस में है इन, साथियों देखिए 249 वाले में, 249 का अर्थ है आइस इन विंटर, यानी अब देखिए 319 का अर्थ है आइस इज कोल्ड, इसमें इन नहीं है, 431 का अर्थ है विंटर इज कोल्ड, इन भाई किसी में नहीं है, इन आपका केवल किस में है, आइस इन विंटर, यानी हमारा आंसर इसी 249 वाले में होगा। तो साथियों 249 वाले में कोई एक नंबर होगा हमारा, है ना। तो अब देखिए कोई नंबर ऐसा जो कॉमन आपको मिल जाएगा, जैसे देखिए 9 इसमें है, 9 इसमें तो हट जाएगा भाई, फिर उसका देखिए 431, देखिए 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, तो कॉमन हो जाएगा। बच रहा कौन, 2 केवल बच रहा है, तो इनका कोड क्या होगा 2 हो जाएगा। इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यही सवाल आपको हल करना होगा भाई अपने पेपर में, जैसे इन का कोड पूछा, पहले आपको देखना है इन किस में है, तो केवल देखिए आइस इन विंटर, इसी में इन है केवल, तो हमारा आंसर किसी इसी 2 4 9 मिलेगा, यानी कोई एक नंबर होगा। तो आपको देखना है कि तीनों में से कौन ऐसा नंबर है कि और दूसरे वाले में दिया है, जैसे देखिए 9 यहाँ पर दिया और 9 यहाँ पर भी दिया है, यहाँ दिया तो कट जाएगा, जिसमें इन रहेगा उसी में से हटाना है आपको नंबर को। फिर देखिए 4 आपका इसमें है, 4 इसमें कट जाएगा, बच रहा 2, अब तो भाई एक ही नंबर बचेगा 2 ना, तो इनका कोड क्या हो 2 तो हो जाएगा, डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 62 को, 10 व्यक्तियों के समूह में 20 kg वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के शामिल होने पर उनका औसत वजन 7.9 kg बढ़ जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा बताइए। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आपको हल करना होगा। तो साथियों जैसे 10 व्यक्ति के समूह में 20 kg वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के शामिल होने पर उनका जो औसत वजन है वो 7.9 kg बढ़ जाता है।
तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। यदि साथी हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं तो 10 व्यक्तियों के औसत वजन में कुल वृद्धि कितनी है, तो 7.9 गुणे हम 10 पहले कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 79 kg के बराबर हो जाएगा। तो साथियों जब नए व्यक्ति का वजन आया तो 20 kg वजन वाले एक व्यक्ति का स्थान पर एक नए व्यक्ति, यानी 10 व्यक्ति के समूह में 20 kg वजन वाले एक व्यक्ति, यानी 20 kg वाला व्यक्ति और एक आ गया, यानी जो नया व्यक्ति आया इसमें नए व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा। इसमें तो ऑलरेडी पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 व्यक्तियों का वजन में 79 kg हो जाएगा, इसमें भाई 20 वजन वाला जुड़ जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 99 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 99 kg के बराबर हो जाएगा। तो नए व्यक्ति का वजन क्या है भाई, 99 kg। इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, सवाल समझ में आया आप सभी को। 10 व्यक्तियों को औसत वजन में कुल वृद्धि कितनी हुई, पहले 7.9 से 10 का मल्टीप्लाई करें 79 की हो जाएगा। तो उसी प्रकार सवाल बोला है ना कि 10 व्यक्तियों के समूह में 20 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के शामिल होने पर उनका औसत वजन 7.9 kg बढ़ जाता है। पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हल करेंगे 10 व्यक्तियों के औसत वजन में कुल वृद्धि, तो पहले 7.9 से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 79 kg के बराबर आ जाएगा। नए व्यक्ति का वजन भाई 20 किलोग्राम है तो इसको जोड़ दिए 79 में, कितना हो 99 kg। तो नए व्यक्ति का वजन क्या है, 99 kg है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली जाकर ये आप सभी का 62 सवाल कंप्लीट हुआ। अब बताइए साथियों का आप सभी का इन 62 सवाल में से कितना स्कोर बना। सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे कि आप सभी का इन 62 सवालों में से कितना स्कोर बना। तो साथियों उम्मीद करूंगा आप सभी को ये 62 के 62 सवालों को उत्तर याद हो चुका होगा इसी सवाल में, इसी क्लास में। यदि साथी आपको किसी भी सवाल पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, समय हमारे पास अब नहीं है, 20 से 21 दिन का समय बाकी है, तो अधिक से अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करिए, रिविजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि इस बार हमें कट ऑफ को क्लियर करना है भाई, सिलेक्शन लेना है हमें। इस बार एक सीट पक्की करनी है। 25 से 26 लाख स्टूडेंट एग्जाम देंगे, 29 लाख में से तैयार रहिए भाई। यदि कट ऑफ को क्लियर करना है तो भाई कंपटीशन इस बार कम होने वाला है। ठीक है, तो खूब प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस का पूरा पेपर लगा लीजिए, यूपीएसआई का पूरा पेपर हल कर लीजिए, जीके हिंदी मैथ रीजनिंग यूपी जीके का सेम वहीं से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त मेरे, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा भाई, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँचे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते साथियों एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। तो सबको धन्यवाद।